वाटर पोल्यूशन, जैसे पोल्यूशन में हमने स्टडी किया था कि कोई भी ऐसी चेंज जो अनडिजायरेबल हो, हम ना चाहते हो, अनप्लेजेंट हो, नुकसानदेह साबित हो, पानी को चेंज कर रही हो। याद रखिए कि पानी के बहुत से इस्तेमालात हैं। एक इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर वन पे ड्रिंकिंग वाटर है, वो पानी जो हमने पीना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर दो, जो पानी हमने इस्तेमाल करना होता है, याद रखिए हम चीज़ों को मैन के रेफरेंस से सोचते हैं। इंसानों के लिए साफ पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जानवर तो बस कर तो वो वाला पानी भी पी सकते हैं जिसको हम देखना भी पसंद नहीं करते और उसको को पीते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जानवर भी इफेक्ट होते हैं पोल्यूशन से, जिसका जिक्र अभी आगे आएगा जब हम डिटेल्स में जाएंगे। सेकंड, वो पानी जो हमने घरों में इस्तेमाल करना है। फर्ज कीजिए एक तो पीने वाला पानी तो अलग हो गया, आप वजू कर रहे हैं, अगर पानी में कुछ प्रॉब्लम है तो वजू करते हुए पानी जब आप कुली करते हैं मुंह में जाएगा तो वो भी नुकसान का बायस बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इग्नोर करते हैं वास का उस पानी को जो हम यूज़ करते हैं नहाते वक्त, या फर्ज कीजिए वजू करते वक्त आपने जब कुली की है, मुंह में जो पानी जाएगा अगर वो कंटेमिनेटेड है, उसमें अगर ख़ास तौर पर कुछ जरासीम मौजूद हैं तो उसको पीना ज़रूरी नहीं है, वो मुंह में जाते ही आपको इन्फेक्ट कर सकता है और ज़ाहिर ये बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसे ही जिस्म के ऊपर जो डाला जाने वाला पानी है, अगर वो भी इन्फेक्टेड है, वो भी कुछ सूरतों में कुछ चीज़ ऐसी हैं, कुछ जरासीम ऐसे हैं जो स्किन के ज़रिए बॉडी के अंदर जा सकते हैं। यानी ये हर लिहाज से ही इम्पोर्टेंट है पानी जो है। अभी मैन का ज़िक्र हुआ। सेकंड, वो पानी जो आपने खेतों में डालना है, जो है वो उसकी भी ख़ास अहमियत है। अगर उसमें भी कोई ख़ास कंटेमिनेशन है किसी ख़ास किस्म की, उसका ज़िक्र इसी टॉपिक में आगे चल के आएगा, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसका ताल्लुक भी इंसानों के साथ है, चूँकि एग्रीकल्चर लैंड में अगर ऐसा पानी जा रहा है जिसपे ह्यूमन सीवेज वाटर शामिल है, वेस्ट वेस्ट वाटर शामिल है, तो वो बहुत सी चीज़ों को मुतासर करेगा, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। हमारे यहाँ जो डिजीज़ कॉमन है बहुत से लोगों में, वो इसी वजह से है कि हमारा गंदा पानी खेतों में डाला जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा खतरनाक असरात पैदा होते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ अक्सर नहीं बल्कि तमाम गरीब मुल्कों में ऐसे ही हो रहा है जहाँ भी चीज़ें कंट्रोल नहीं की जाती। वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना खासा मुश्किल है। और आपको याद होगा पहले भी बात हो चुकी हुई कि सोर्सेज दो किस्म के होते हैं, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। यहाँ भी ऐसे ही है, कुछ सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पिन पॉइंटेड है। मतलब एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, अगर इसको बगैर साफ किए जैसे कि हमारे यहाँ हो रहा है वाटर बॉडीज में डाल दी जाए। हमारे यहाँ तीन चार मिसालें हैं। लाहौर का सारा गंदा पानी विदाउट एनी ट्रीटमेंट गृह रावी में डाला जा रहा है। ऐसे ही बाकी शहरों में उसके आसपास जहाँ भी कोई नहर मौजूद हो उसमें या कोई झील मौजूद हो, वो गंदा पानी उसमें डाल दिया जाता है। कराची का सारा पानी समुद्र में डाल दिया जाता है और ज़ाहिर है कि जहाँ भी आप इसको डालेंगे बहुत बड़े खतरे का बायस होगा। अब बात शुरू हुई थी फैक्ट्री से ही, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दे दी है शहरों की। जो शहरों से निकलने वाला पानी है ज़ाहिर है वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट सोर्स बन जाएगा। लेकिन बड़ी फैक्ट्रीज और ऐसे ही देहाती इलाकों में जो ज़मीन है, वहाँ से जो निकलने वाला पानी है। अब ज़मीन से निकलने वाले पानी का मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि खेत है, आपने खेत में खाद डाली है, स्प्रे किया हुआ है, बारिश हुई है, बहुत सारा पानी वो फ्लो करता हुआ आगे पानी में मिक्सअप हो रहा है, तो ज़ाहिर है वो भी बहुत बड़ा खतरा है। और ये सब कुछ हमारे इसी टॉपिक का हिस्सा है। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। अ, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि आगे हम डिटेल्स में जाएंगे इसकी, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले सिंप्लीफाइड है और आगे उसकी डिटेल्स हैं पिन पॉइंटेड वन बाय वन। जो घरों से गंदा पानी, चूंकि मैंने शहर का नाम लिया, बड़े शहरों का, शहर बड़ा हो या छोटा हो, गाँव हो या कस्बा हो, हर जगह पे ये प्रॉब्लम मौजूद है। एक छोटा सा गाँव की मिसाल ले लीजिए, गाँव में बहुत थोड़े से लोग हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं, क्या बता सकते हैं कि गाँव का जो गंदा पानी होता है, जो घरों का इस्तेमाल शुदा पानी है, वो कहाँ जाता है? कभी इस बारे में गौर किया किसी ने? खेतों में। जी, एक जवाब आया खेतों में। ये जवाब आयशा ने दिया, किसने दिया आंसर? किस
बिरसा जामुन, ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। चूँकि मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ गाँव में छप्पड़ होते हैं, छप्पड़ के नाम से आप वाकिफ़ हैं। वो गाँव का गंदा पानी छप्पड़ में डाल देते हैं, और जब वो छप्पड़ में डाल देते हैं, तो उससे मज़ीद कंटामिनेशन, चूँकि बहुत से एनिमल्स उसको यूज़ करते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो देहात की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। टाइम के साथ-साथ देहातों में चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही अहम हैं, और वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे गाँव जिनकी लाइफ़ का ताल्लुक ही छप्पड़ के साथ होता है। जो मैंने देखा हुआ है, मैं तो वही शेयर कर रहा हूँ कि देहाती इलाकों की फीमेल उस छप्पड़ में से गारा निकालती हैं, और उस गारे से वो अपने घरों की लिपाई करती हैं। जो गरीब इलाके हैं, वहाँ अभी तक कच्चे घर मौजूद हैं, और उन कच्चे घरों को हर साल गारे के साथ लिपा जाता है, ताकि वो उसके इफ़ेक्ट से, जो तो बारिश के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर महफूज़ रह सकें। अब ज़ाहिर है कि वो फीमेल वुली लेबर हैं, यानी वो मुतासिर हो सकती है उन जरासीम से जो उस पानी में मौजूद होंगे। इवन लोग वहीं से मछलियाँ पकड़ के भी खाते हैं देहाती इलाकों में, और वो मछलियाँ भी कंटेमिनेटेड होती हैं। और ये भी ज़ाहिर है इस लिहाज से नुकसान की बात है। मैंने जस्ट एक गाँव की मिसाल दी है, शहर की मिसाल दी है, जहाँ भी इंसानों की कोई बस्ती मौजूद है, उसका पानी डेफ़िनेटली किसी न किसी वाटर बॉडी में पहुँचेगा, या जैसे कि अफ़सा ने कहा था कि कुछ जगहों पे डायरेक्टली खेत में ही उसको डाल देते हैं, जहाँ पे कोई छप्पड़ मौजूद ना हो, अवेलेबल ना हो, ज़ाहिर है वो पानी डायरेक्टली खेतों में डाल दिया जाएगा। या जो गाँव में सरकारी पानी कहना चाहिए, जो नहरों का पानी आ रहा होता है खालों की शक्ल में, बस अब उसको डायरेक्टली खाल में डाल देते हैं। आप उस किसी भी तरीके से डालें, उसका इफ़ेक्ट यही निकलेगा कि वो आखिरकार खेतों में पौधों तक पहुँचेगा, और ज़ाहिर है बहुत से खतरात का बायस बनेगा। ये था जो इंसानों से, उनके घरों से आने वाले पानी के हवाले से। इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि अभी डिटेल पे हम जाएँगे उसको लेके, लेकिन ये अभी फिर वही बात है कि अभी हम सिर्फ़ तारुफ की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री डिपेंड करते हुए इंडस्ट्री कौन-सी है, कहाँ पे लोकेट करती है, वो अपने पानी को साफ़ कर रही है कि नहीं कर रही है। उसकी रीज़न वही है कि गरीब मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इन चीज़ों पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस बार। तो चूँकि याद रखिए जो करंट अफ़ेयर्स होते हैं, वो आजकल हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। कोरोना वायरस की वजह से पता चला है पूरी दुनिया को कि वहाँ पे ओवरऑल हेल्थ की फैसिलिटीज़ क्या है, या किसी भी इमरजेंसी से निपटने की क्या तैयारी है आपके पास। ये तो एक बहुत ही कहना चाहिए कि अल्लाह का एहसान है कि गरीब मुल्कों में, एशिया और यूरोप के बहुत से मुल्कों में वायरस के इफ़ेक्ट्स उतने नहीं हुए हैं जितने यूरोप में हुए हैं, यूरोप और अमेरिका। उसकी अदर रीज़न्स हैं। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ हो सकती है आपके लिए कि यहाँ के लोगों में इम्यूनिटी कदरे ज़्यादा है। जो लोग नेचुरल माहौल में रहते हैं, साफ़ पानी और साफ़ खुराक के आदी नहीं हैं। क्योंकि मैंने देखा कि गाँव में एक शादी पे जाना पड़ा, मैं ज़रा गाँव में कभी-कभी जाता हूँ, तो वहाँ पे बाहर उन्होंने वैसे तो बहुत खूबसूरत टेंट लगाए हुए थे, खाना बहुत अच्छा था, लेकिन खाने की बर्तनों के ऊपर जहाँ पे खाना था, वहाँ पे मक्खियाँ ऐसे बैठी हुई थी जैसे एक खेत में फसल उगी हुई होती, और लोग बड़े शौक से उन मक्खियों समेत ही उसको खाए जा रहे थे। मक्खियाँ वो खुद ही उड़ जाती हैं जब वो प्लेट में कुछ डालते हैं, निकालते हैं। अब वो लोग जो इस तरह से मक्खियों वाला खाना खा सकते हैं, उनको कोरोना ने क्या कहा? क्योंकि मक्खियों से आने वाले जरासीम कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो शदीद बीमारियाँ पैदा करते हैं, जिसमें हैज़ा भी शामिल है, कॉलरा, डायसेंट्री है, और बहुत सी बीमारियाँ हैं। बहरहाल ये एक अजीब-गरीब पॉइंट है जी कि वो लोग जो नेचुरल माहौल में रहते हैं, उनमें इम्यूनिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहरहाल वो लोग जो साफ-सुथरे माहौल में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और उनके लिए वो एक ख़ास लिहाज से नुकसान का बायस भी बनी है, जैसा कि आपने देख लिया है यूरोप और अमेरिका में क्या हुआ। बहरहाल
ہاں ایسے ہی جو مائننگ جہاں پہ کان کنی ہوتی ہے وہاں سے بھی کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں، کچھ انڈسٹری سے بہت ہی خطرناک کیمیکلز نکلتے ہیں، یہ سب کچھ تھا جی تعارف کی حد تک کہ جو مختلف سورسز ہیں وہیں سے بھی آنے والے وہ پانی کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اور وہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے مختلف چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے، مختلف جو جگہوں سے ویسٹ میٹیریل شامل ہو رہے ہیں پانی میں اور خاص طور پر انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ میں اس پہ سب سے پہلے جس چیز کو اسٹڈی یا ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ انڈسٹریل ویسٹ، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈسٹریز ہمارے ملک میں مسلسل آہستہ آہستہ انڈسٹری اسٹیبلش ہو رہی ہے، انڈسٹریز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈسٹریز تو موجود ہیں لیکن ان کے کنٹرول کے لیے رولز ریگولیشن، اور آج کل جو لفظ اب زیادہ مشہور و معروف ہو گیا ایس او پیز، یا تو موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان پہ پراپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور جس رول پہ ہمارے ہاں عمل درآمد ہوتا ہے اسے ہم پنجابی میں مک مکا کہتے ہیں، یہ بہت ہی کامن ہے اور ظاہر ہے جب ایسا ہوگا تو پھر اس کے الرٹ سے انتہائی خطرناک نکلے گا۔ میں چند ایک اسپیسیفک انڈسٹریز کا ذکر کروں گا، میں پہلے پاکستان کے لحاظ سے بات کروں گا اور پھر اس کے بعد جنرل اس کو آگے ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے۔ لاہور کے آس پاس قصور، بلکہ لاہور سے اگر آپ باٹا پور کی طرف جاتے ہیں، یہ کلاسیکل جی ٹی روڈ تھا جو کہ پشاور پنڈی لاہور سے آگے دہلی کی طرف جاتا تھا، تو دونوں سائڈ پہ قصور والی سائڈ پہ بھی اور لاہور سے باٹا پور جاتے ہوئے جی ٹی روڈ پہ بھی، ان دونوں جگہوں پہ بہت زیادہ ایسی انڈسٹری موجود ہے جس کا تعلق چمڑے کے ساتھ ہے، لیدر کے ساتھ۔ ہم اس بات سے پہلے واقف ہیں، ایک تو مسلم کنٹریز میں گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، مسلمان اور کچھ کریں نہ کریں گوشت ضرور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے ہاں پاکستان میں تو خاص طور پر مقابلہ ہے جی، اور وہ مقابلہ ہے قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کے موقع پہ بہت زیادہ قربانی کی جاتی ہے۔ اب ان اینیمل کی جو سکن ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی آخرکار ان فیکٹریز تک پہنچتی ہے جہاں پہ چمڑا تیار ہوتا ہے، اور آپ کی شاید یہ خبر ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں میں کہ نہیں۔ جرنالج کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان چند ان بڑے مالک میں شامل ہے اس لحاظ سے جہاں سے چمڑا اور اس کی مصنوعات دوسرے ملکوں میں برآمد ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے چمڑا بہت مہنگا ہے، چمڑا بہت مہنگا ہے، اگر آپ اچھی کوالٹی کا لیدر تیار کریں اور سے چیزیں تیار کر کے باہر بھیجیں وہ بہت کاسٹلی ہیں۔ آج کل جو عام جوتے اویلیبل ہیں وہ چمڑے کے نہیں ہیں بلکہ ادر کیمیکلس کے ہیں، اور وہ سستے پڑتے ہیں، چمڑے کی مصنوعات بہت زیادہ کاسٹلی ہے۔ بہرحال جہاں پہ چمڑا تیار ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے دو جگہوں کا ذکر کیا لاہور کے آس پاس دو روڈس کے اوپر، وہاں پر دو تین اسپیسیفک کیمیکلس ہمارے ہاں جو پرابلم کرنا چاہوں گا میں کہ چمڑے کی تیاری میں عام جو لوگ ہیں اور جو عام فیکٹریز ہیں وہ جسٹ عام نمک استعمال کرتے ہیں، اور اس سے جو چمڑا بنتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا، جبکہ اگر بوریکس یوز کیا جا رہا ہو، اور ایسے ہی اگر پوٹاشیم ڈائکرومیٹ، آپ اس نام سے واقف ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ یوز کیا جا رہا ہو تو زیادہ اچھی کوالٹی کا زیادہ بہترین چمڑا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ اب بہرحال چونکہ ہر طرح کی فیکٹریز ہیں، اچھے والی، درمیانے والی اور برے والی بھی، باقی تو سب ٹھیک ہے، چمڑا تو تیار ہو گیا، لیکن جب وہ چمڑا تیار کرتے ہیں اس کو جب واش کیا جاتا ہے تو ان کا جو پانی ہے وہ فیکٹری سے نکلتا ہے اور اس کو قریب قریب کسی سیب یا نہر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ پانی کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے، یا بعض جگہ پہ اسی پانی کو انسان بھی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جانور بھی کنزیوم کرتے ہیں۔ جن چیزوں کا میں نام لیا اس میں سے بوریکس
بوریکس میں اور اس سے بھی زیادہ جو نقصان دہ ہے وہ ہے کیلشیم ڈائکرومیٹ، اس میں کرومیم موجود ہے اور چمڑے کے ذریعے کچھ خطرناک کیمیکلس ہیں پانی میں پہنچ گئے، انسانوں کے انسان پہ ہوں گے. ایک ایگزامپل دی میں نے. سیکنڈ، اگر آپ یہاں سے لاہور کی طرف جائیں تو راستے پہ بہت زیادہ انڈسٹریز، اتنی زیادہ انڈسٹریز اس کا ثابت ہوئے. آپ نے راستے میں کچھ نالے دیکھے ہوں گے، اور اگر آپ نے ڈسٹرکٹ کی وہ پڑھی ہوئی ہے بیسکس جغرافی، تو میں کچھ نام لے رہا ہوں، اگر آپ ان ناموں سے واقف ہیں: نالا ڈیک، نالا نکی ڈیک، نالا بھیڑ، نالا نکاسو. یہ وہ ریولٹس، میں نے اردو کے لفظ کے ساتھ ایک انگلش کے لفظ بھی بول دیے ہیں، جن کو ہم نالے کہتے ہیں. یہ نالے چھوٹے چھوٹے دریاؤں کے بچے کہہ لیجیے، اور بچوں کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں سے یہ ارائز ہوتے ہیں، پہاڑوں سے ارائز ہوتے ہیں، اور ان میں بھی پانی موجود ہے. برسات کے موسم میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب بارش زیادہ ہوتی ہے، اور یہ پانی یہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے بہتے ہوئے، اب جن نالوں پہ نام لیا یہ سیالکوٹ اور گوجرانوالہ سے ہوتے ہوئے شیوپورہ میں اور آخر کار دہراوی میں جا کے شامل ہوتے. اب ہماری انڈسٹری ان نالوں کے اندر اپنا گندا پانی ڈالتی ہے جو ان تینوں ڈسٹرکٹس کے ہیں، اور یہ پانی آخر کار دہراوی میں اور دہراوی کے ذریعے مزید آگے ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے جہاں جہاں پہ اس پانی کی یوٹیلائزیشن ہوگی. جی، میں نے ابھی تک صرف ان دو جگہوں کا ذکر کیا ہے لوکل ایریا کے لحاظ سے، جو کہ کنٹامنیٹ کر رہے ہیں فریش واٹر باڈیز کو مختلف لحاظ سے. یہاں پہ جو ہے نیرس ہمارے ریور کی تھا، میں نے ریور کا ذکر کر دیا، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں پہ نزدیکی کوئی بھی سیم یا نہر موجود ہوتی ہے وہ بھی کنٹامنیٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر موجود جاندار. اب یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں لفظ بولوں گا اور آپ بتائیں گے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ فلورا اینڈ فونا. کیا آپ ان دو ناموں سے واقف ہیں؟ واٹ از فلورا؟ plants and animals. جی، اقرا نے کیا کہا دوبارہ بتائیے. So plants and animals. پلانٹس اینڈ اینیملس. دونوں کو سیپریٹ کریں، کون سے پلانٹ کون سے اینیملس؟ سر Flora for کے plants فونا اور اینیمل fauna animals. جی چلو ٹھیک ہو گیا. بیکٹیریا کس پہ جائیں گے؟ Bacteria plants پہ جائیں گے. شور؟ Roots کے through. جی شورٹی ہے کہ Sir نہیں؟ animal. Sir دونوں میں جا سکتے ہیں. جی چلو اور کوئی جواب جی. بیکٹیریا کس پہ جائیں گے جی؟ فلورا میں، سر فانا جی، میں؟ یہ نہ پلانٹ میں جائے گا نہ اینیملز میں جائے گا. جی آپ کا جواب آ گیا جی. اور کوئی جواب جی؟ اینی مور؟ دکشا کدھر ہے ابھی؟ دکشا، بیکٹیریا کہاں جائیں گے؟ ہمارا سر اینیملز میں. جی ہمارا جس کو ہم نے بھیجا ہے، شام کو ہم بھیجیں گے ان کو. اور کوئی جی کوئی جواب دینا چاہتا ہو؟ جی بچے جواب نہیں دینا چاہ رہے جی، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی سو رہے ہیں؟ سر فلورا میں. کس نے کہا جی؟ سید قمر منیر بخاری نے. یس سر. جی ٹھیک ہے. آپ کے مائک سے شور بہت آیا جی، آپ کی آواز کم ہے، شور زیادہ ہے. چلے خیر، اور کوئی جی؟ اینی مور؟ چلیں بہرحال مختلف جواب آ گئے ہیں مجھے، سن لیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹیکنیکل ٹرمز ہمارے پاس صرف دو ہیں، فونا اور فلورا، اور چیزیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. آپ نے 5 کنڈم سسٹم کے بعد تو ڈومین سسٹم بھی پڑھ لیا ہوا ہے. جو کلاسیکل کنسیپٹ تھا اس کے مطابق بیکٹیریا اور فنگس موسٹلی وہ فلورا میں شامل ہے. دے آر انکلوڈڈ ان فلورا، یعنی پلانٹ کنڈم میں شامل کیا گیا تھا ان کو کلاسیکل. جن لوگوں نے جواب دیا تھا کہ یہ اینیملز میں ہیں، ان کا جواب ٹھیک نہیں ہے، جس میں عمیر بھی شامل ہے. جی یہ تھا جی. ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ فلورا فانا دونوں، اگر فرض کہ ہم دہراوی کی بات کرتے ہیں. اب لاہور بہت بڑا شہر، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر دوسرا بڑا ہے، لیکن اگر گندگی کو دیکھیں تو لاہور کے شہری بہت زیادہ مقدار میں چیزوں جو پولوٹنٹس ہیں ان کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو دہراوی میں پھینکتے ہیں.
अब रीज़न ये है कराची के पास समुंदर है, समुंदर बहुत बड़ा है, कराची वाले लोग सारा कुछ समुंदर के साथ कर रहे हैं, समुंदर बहुत बड़ा है, उसमें उसके असरात डाइल्यूट हो जाते हैं। दरिया बहुत छोटा है, उसमें पानी की पहले ही कमी है, जो हमारे गलत मुआहदे हुए हैं ज़माना कदीम से। उसके नतीजे के तौर पर दरिया रावी में पानी ना होने के बराबर होता है, और जो होता है उसके अंदर भी हमने शहरों का और ख़ासकर लाहौर का जब गंदा पानी डालेंगे तो खुद सोचें दरिया के साथ क्या होगा। पुरानी किताबों में जिक्र मिलता था कि जी लंदन में जो दरिया बहता है या और शहरों में, यूरोप के शहरों में, वो गंदे नालों का मंजर पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन हम उनसे भी आगे निकल गए। हमने अपने दरियाओं को गंदे नाले से भी आगे की चीज़ बना दिया हो, और फिर वहीं पे लोग सैर तफरीह भी करते हैं। वेल, इंडस्ट्रीज से बात शुरू हुई थी, दरमियान में चीज़ें बहुत सी आ गई हैं। याद रखिए कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री से जी, अगर कहीं पे कोई ऐसी इंडस्ट्री मौजूद हो जहाँ पे पारा, मैंने उर्दू लफ्ज़ बोला है, मरकरी के नाम से आप लोग वाकिफ हैं। पारे के अगर कोई केमिकल्स पानी में चले जाएँ तो वो इंतहाई शदीद खतरे का बायस बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वो इंडस्ट्री जहाँ पे सल्फर इस्तेमाल होता हो, लेड इस्तेमाल हो रहा हो, ये चीज़ें भी जब पानी में जाती हैं तो उसको इंतहाई ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासिर करते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। एक लफ्ज़ जिससे आप वाकिफ़ हैं पहले से, और वो लफ्ज़ है जी कल्चरल यूट्राफिकेशन। इसमें ना सिर्फ जो कुछ हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, घरों में साबुन, सोप और सर्फ वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये सब चीज़ें भी पानी में जाती हैं और फ्रेश वाटर में जाएंगी तो खासतौर झीलों में तो यूट्रोफिकेशन का बायस बनेगी। और ऐसी फैक्ट्रीज पर उसकी किसी फैक्ट्री में खाद तैयार हो रही है और वहाँ से नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स वगैरह पानी में शामिल हो जाएंगे तो वो तो घरों से भी ज़्यादा बहुत मुतासर करेंगे और कल्चरल यूट्रोफिकेशन का एक बहुत मेजर सोर्स बन जाएंगे। और अगर मर्करी जैसी चीज़ हो तो वो ज़्यादा नुकसान का बायस है। मर्करी और लेड ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपने कहीं पे केमिस्ट्री की किसी बुक में एस्बेस्टॉस और एस्बेस्टोसिस का जिक्र पढ़ा होगा। उसकी जो यस इंडस्ट्रीज सर, है, पढ़ा हुआ। उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बराह रास्त इंसानों के अलावा जो पानी में जाएगा तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी उन चीज़ों को इफेक्ट करेंगे। पानी में मौजूद जो मछलियाँ हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, वो भी मुतासर होंगे और ख़त्म भी हो सकते हैं। और ऐसे ही जो वेजिटेशन है, पौधे हैं वो, और जो उसका नेचुरल फ्लोरा है, यानी जहाँ पे जिसमें माइक्रोब्स रहते हैं, वो सारे के सारे बहुत बुरे तरीके से मुतासर हैं। जी, मैंने नंबर 1 पे बेसिकली इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया, लेकिन बाई चांस उसी के अंदर शहरों का जिक्र भी आ गया। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो यही वाला है। इसकी डिटेल चूँकि ज़्यादा है और टाइम हमारे पास बहुत ही थोड़ा है, सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और 3 मिनट में वो डिस्कस नहीं होगा। लेकिन चूँकि पर याद रखिएगा कि जो शहरों से आने वाला गंदा पानी है, जहाँ जितना बड़ा शहर होगा उतना ही ज़्यादा गंदा पानी होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी अमाउंट होगी। क्योंकि मैंने कराची और लाहौर का जिक्र तो कर दिया, हर बड़े शहर से आने वाला गंदा पानी नियरेस्ट किसी न किसी वाटर बॉडी में ही जाएगा, खा वो समंदर है, खा वो दरिया है, खा वो कोई झील है, या वो कोई कैनाल है, या एक रिवुलेट है। और अब शहरों से जो पानी आ रहा है उसमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें। जो जरासीम के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, अब हमारे यहाँ पे वही मसला है कि कोई केयर नहीं है। एक मरीज, बस बंदा हैजे का मरीज है, उसके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, उसका जो फेसेस है, वो घर से जाने वाले गंदे पानी में शामिल है। ये पानी आखिरकार सारे का सारा शहर का पानी मिक्स होते हुए खेतों में भी जा सकते हैं, लटरी जैसे देहाती इलाकों में है, या पहले पानी कैनाल्स वगैरह में और फिर वहां से आखिरकार दोबारा फिर खेतों में। इसी पानी से मक्खियाँ बैठ के दोबारा उड़ के खाने पीने की में बैठती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि कंट्रोल मौजूद नहीं है उस फीसिस को। वसूली तौर पर किसी भी पेशेंट का जो फीसिस है, फीसिस भी उसने अगर वॉमिटिंग की है वो भी, उसको बर्न किया जाना चाहिए, उसको इस तरह डिस्पोज होना चाहिए कि वो जल जाए और किसी भी चीज़ में किसी और चीज़ को वो कंटेमिनेट ना। क्योंकि टाइमिंग की भी बहुत ही शॉर्टेज, मुझे लग रहा है जी मीटिंग किसी वक्त ख़त्म हो जाएगी।
یہ پوائنٹ جو کہ ایکسپلینیبل ہے، اس میں وضاحت کی ضرورت ہے بہت زیادہ. یہ پوائنٹ ہمارا ابھی چلے گا، چلتا رہے گا. میں نے صرف پیشنٹ کے حوالے سے دیکھا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اب تک تو کبھی کسی نے کنٹرول نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو کورونا کے پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. شروع میں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو کہیں پہ غسل بھی نہیں دیا جا رہا تھا. بہرحال اب احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو غسل دے کے پلاسٹک کے شاپر بیگ، بڑے والے بیگ میں بند کر کے ان کو سیپریٹ جگہوں پہ دفن کیا جا رہا تھا تاکہ باقی انسانوں کو جراثیم سے بچایا جا سکے. جیسے یہاں بھی احتیاط کی گئی ہے، تمام بیماریوں میں ہی ایسے احتیاط کی ضرورت ہے جو کہ نہیں کی گئی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے احتیاط کے حوالے سے، جو کہ میں نے اس ریفرنس سے کی ہے. میں نے ابھی صرف غالباً ہیضے کا نام لیا تھا، ڈائسینٹری، ہیپیٹائٹس اور اب کورونا کا نام آ گیا. یہ سب ڈیزیزز جو جراثیم سے پھیلتی ہیں، ہاں وہ بیکٹیریا ہیں یا وائرسز ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پن پوائنٹ کرنا پڑے گا کہ جہاں سے بھی کنٹیمنیشن آ سکتی ہے اس کو کیسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی پڑھائی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں جراثیم کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. پاکستان میں آپ کو کہیں بھی شاذ و نادر ہی کو بندہ نظر آئے گا جو ماسک پہن کے پھر رہا ہو. بڑی مشکل سے 5% لوگ ہیں جنہوں نے ماسک پہنا ہوگا. باقی سب لوگ ویسے ہی ہیں. جنہوں نے ماسک لیا بھی ہے وہ گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں. ماسک جب تک ناک اور منہ دونوں کو نہیں ڈھانپ کے رکھتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ماسک کو گلے میں لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا. جی یہ ہمارا ٹاپک 40 منٹ ہونے والے ہیں، اس لیے میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ. آج صرف 17 پارٹیسپینٹ ہیں، یہ بہت کم ہیں. بہرحال all about Allah.